ऐसे बोल लीजिए। विलयन हमारा जो चैप्टर है इससे 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, एमपी बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है। सवाल भी आ सकते, थ्योरी भी आ सकती है। हम दोनों को क्लियर समझा रहे हैं। पहले है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ये इसको केबी से दर्शाते हैं। इसको जो हम लोग का दर्शाते हैं केबी से डिनोट करते हैं, केबी, ठीक है। और ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक इसको हम लोग केएफ से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं? केएफ से। 1 लीटर विलयन के अंदर 1 मोल घोलने पर जितना हमारा क्वथनांक बढ़ जाता है किसी विलायक का, उसको हम ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। 1 लीटर विलयन में जितना घोलने पर अवनमन जितना घट जाता है, अवनमन कम हो जाता है, मतलब उसको हम केएफ कहते हैं। दोनों की मात्रा एक जैसे है, है ना। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। और यहां पर देखो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। संपरासरी विलयन किसे कहते हैं? संपरासरी विलयन ऐसे विलयन हैं जिनके परासरण दाब एक समान होते हैं। क्या होते हैं? परासरण दाब एक समान, को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एल्कोहल और जल के लिए विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? एल्कोहल और जल में ये भूमिका है, जो एल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? जल के साथ। ये देखिए ये तो कौन सी बॉन्ड बनती है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। आया समझ बच्चों को? मोलरता और मोललता की इकाई बताइए। तो मोलरता की जो इकाई है मोल प्रति लीटर है। क्या है इसकी इकाई? मोल प्रति लीटर। देखो इसकी इकाई है मोल प्रति लीटर, और इसकी इकाई क्या है? मोल प्रति किलोग्राम। ये देखो इसकी इकाई क्या है? मोल प्रति किलोग्राम। मोललता की 1 किलोग्राम जल में विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहते हैं, और 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहते हैं, ठीक है। हेनरी के नियम का उदाहरण। हेनरी का नियम कहता है सी गैस की द्रव्य में विलेयता समानुपाती होती है, m समानुपाती p। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? जिन विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उनको अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। 4 हैं बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। 4 होते हैं। इस सवाल को हम यहाँ पे कर लेते हैं। मोलरता का सवाल है, बड़ा सरल है। 12 120 ग्राम। 120 ग्राम क्या है? NaOH। 1000 का यहाँ क्या करें? गुणा। यहाँ कितना है? 2 लीटर। 1000 गुणा नहीं करना है, सॉरी। और यहाँ पे कितना है इसका? 40। NaOH कट लेंगे, 40 होता है। ये 40 से 4 3 12, 4 3 12 जाएगा 3 जाएगा, 1.5 करेगा या 1.5। तो इस तरीके से इसको अपन कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। आया समझ में? 2 लीटर विलयन है, नीचे 2 रख दिया है। 40 अणु भार है तो नीचे रखनी पड़ेगा। 120 विलेय है और 1000 का गुणा नहीं करना है क्योंकि लीटर में आयतन है। 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में घोला गया है, तो 6/60 1/10 आ गया। कितना आ गया? 0.1। जी क्या आ गया? यूरिया का मोल प्रभाज आ गया। और जी 72 ग्राम, तो 72/18, 18 पंचे 90, 18 चौको 72, 4 मोल आ रहे हैं। तो दोनों के मोल प्रभाज निकाल दो। पहले यूरिया का निकाल रहे हैं। यूरिया का कितना है? 0.1 और ये 4, तो 4 0.1 हो जाएगा, मतलब 0.1 आ गया। और ये आ गया 4.1, दशमलव कट गया, तो क्या हो गया? 1/41 हो गया। 1/41 यूरिया का हो गया। और जल का उसमें एक में से माइनस कर दो। जल का 1 में से माइनस कर 40/41 जल का आएगा। पता है निकालू मैं? 4 जल के मोल हैं और इसके कितने हैं दोनों के बताओ? 4 मोल हैं। नीचे है 4 धन 0.1, तो कितना हुआ? 40/41। 40/41 देखो ये हुआ क्लियर बेटा? 22 ग्राम बेंजीन में 100 कार्बन खुली है, तो बेंजीन का दोनों का प्रतिशत द्रव्यमान गणना करो। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, प्रतिशत गणना करना है। तो यहाँ पे 22 आएगा, 100 का गुणा करेंगे, 1000 नहीं 100 का, और यहाँ 122 और 122 144 हो जाएगा। इससे काट सकते हैं। परासरण और परास दाब की परिभाषा लिखिए। परासरण क्या है? अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक के कणों की स्वतः गति को परासरण क्रिया कहते हैं। परासरण क्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्ली बहुत जरूरी है लगाना, है ना। जैसे बादाम का फूलना, ठीक है।
चने का फूलना, ये सब परासरण के उदाहरण हैं। परासरण के कारण जो दाब उत्पन्न होता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं, उसको पाई से दर्शाते हैं। आया समझ बच्चों को? उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्या कारण है कि ताप में वृद्धि होने से गैस की विलेयता कम होती? जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है तो हमेशा विलेयता घट जाती है। इसका क्या कारण है बच्चों? इसका कारण एक रहता है, देखो इसका कारण सबसे बड़ा कारण है वो मैं बता देता हूं आपको। ताप बढ़ाने पर विलेयता कम क्यों होती है? ताप जैसे जैसे बढ़ाओगे अणुओं का वेग बढ़ता है, और जब वेग बढ़ेगा बेटा तो उसमें जो गैस घुली है वो बबल्स के रूप में बाहर आ जाएगी। पानी उबालने पर गैस बाहर आती है। ये इसको अपन समझा सकते इस तरीके से। 75 शब्दों में उत्तर देना है, 3 अंक का क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे? राउल्ट का नियम समझाइए। वाष्प दाब में होने वाला अपेक्षिक अपनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का आधुनिक नियम है। XV क्या है? विलेय का मूल प्रभाज। ये है क्या? वाष्प दाब में अपेक्षिक अपनमन। ठीक है। साधारण, एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, देखिए साधारणतः किसी विलायक में विलेय घोलने पर उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? क्वथनांक इसलिए बढ़ जाता है, देखो ये है विलायक अपना, ये विलायक है, ठीक है। विलायक का क्वथनांक होता है TB, 0 लगा है विलायक में, और विलेय में क्या लगा है? T0V विलायक का है, और TB विलायक का है। सो घटा दो आप, विलयन का ज्यादा है। क्वथनांक वाष्प दाब के कारण बढ़ता है। वाष्प दाब कम हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। एक वाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोलने पर उसका वाष्प दाब क्यों कम हो जाता है? ये भी देख सकते हैं। वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ रहा है ना। तो वाष्प 376 जो रहता है वायुमंडलीय दाब, उसको तो बराबर करना पड़ेगा, उससे कम में कैसे काम चलेगा? ठीक है। 72 ग्राम जल में 92 ग्राम इथाइल एल्कोहल घुला हुआ है। तो इसी तरीके से कर सकते हैं। जल का अणु भार कितना होता है? जल का अणु भार कितना है? 72, 18, 18 चौको 72, 4 आ गए, 92/46, 2 आ गए। दोनों का निकाल लीजिए मूल प्रभाज। जल का कितना आ जाएगा? H2 का 4/4 + 2, 4/6, 2/3। और एल्कोहल का कितना आ गया? बोलो, एल्कोहल कितना आ गया? यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 4 + 2 6 हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 2/3, 1/3। ऐसे देख सकते हैं आप। आया बच्चों को समझ में? ठोस की द्रव्य विलेयता प्रभावित करें 3 का। ताप बढ़ाओगे तो ज्यादा नमक घुलेगा, ठोस की विलेयता बढ़ जाती है। दाब बढ़ाओगे कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। और आयने की होगी घुलेगा जल में, और सहसंयोजक जल में नहीं घुलेगा। तो ये भी हम समझ सकते हैं इसको अच्छे से। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में क्या अंतर है? देखिएगा, धनात्मक विचलन क्या कहलाता है? ये देखो, राउल्ट के नियम का 2 प्रकार के विलयन जो पालन नहीं करते। एक तो उल्लंघन करते हैं 2 प्रकार से, एक करते हैं इस तरीके से, देखो ΔP/P0A बड़ा रहता है किससे? XB से। ये हमारे धनात्मक विलयन है। ऋणात्मक विलयन में उल्टा होता है, ΔP/P0A छोटा होता है किससे? XB से। ये इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे विलयन जिनमें वाष्प दाब में अपेक्षिक अपनमन विलेय के मूल प्रभाव से ज्यादा हो उसको धनात्मक विचलन कहते हैं। ऐसे विलयन जो वाष्प दाब अपनमन मूल प्रभाव से कम होता है उसको ऋणात्मक कहते हैं, उसको ऋणात्मक विचलन कहते हैं। एसीटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल और ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल में समान मात्रा में जल के बताइए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। एसीटिक अम्ल में बेटा 2 आयन बन रहे हैं, देखियो एसीटिक अम्ल में 2 आयन बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एसीटिक अम्ल में 2 आयन बन रहे हैं। ट्राई एसिटिक अम्ल में 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन हो गए, और यहाँ पे 5 आयन बनेंगे, 3 2 5, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइफ्लोरो बनेंगे। तो सबसे ज्यादा किसका ज्यादा क्वथनांक होगा? बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। आप कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम। बेटा आयनों की संख्या जहां ज्यादा होगी वहां हिमांक अपनमन ज्यादा होगा, मतलब ट्राइफ्लोरो एसिड ज्यादा होगा किसकी तुलना में? मोनोफ्लोरो और डाइफ्लोरो की। राउल्ट के नियम को समझाई इसकी सहायता से। अब वाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कैसे की जाती है? इसका सवाल भी मैंने कराया है, लाइव स्ट्रीम भी कराई है। स्थिर क्वाथीय मिश्रण किसे कहते हैं? स्थिर 2 विलयन जिनके क्वथनांक एक समान होते हैं और एक ही ताप पर उबलने लगते हैं, जैसे जल और एल्कोहल ले लो आप,
एक ही ताप पर उबलते हैं तो उसको हम स्थिरवाती मिश्रण कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण दे सकते हैं। फॉर्मलता को एफ से दर्शाते हैं। 1 लीटर बेलन में काय की संख्या है, ग्राम सूत्र भारों की संख्या है, ये फॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकों की संख्या। पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख भागों में पीपीएम 10 लाख भागों में संख्या। हीलियम को गोताखोर के सिलेंडर में क्यों नहीं लिया जाता? हीलियम जो गैस होती है वो नाइट्रोजन के साथ, यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले जाएंगे तो नाइट्रोजन अंदर घुल जाती है ब्लड में, इसलिए उसको हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने में उपयोग करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न बैंक था, बहुत ही महत्वपूर्ण। और अब हम आगे करेंगे, अगला हमारा जो प्रश्न बैंक आएगा वो हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट होगा। तो सभी विद्यार्थी परीक्षा की दृष्टि से इसको बहुत पढ़ें और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी प्रकार के सवाल करा दिए गए हैं। यदि कोई सवाल बाकी रह गया तो आप हमें बताइएगा, तो मैं कर दूंगा तुरंत। ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम बताएं बच्चे, किस टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं, कि प्रश्न बैंक का कौन सा हिस्सा पहले पढ़ना चाहते हैं। उसकी पीडीएफ्स तो मिली गई होंगी, पहले कौन सा पढ़ना चाहते हैं बता दीजिए, तो उसको मैं पहले लगा दूंगा कल की क्लास में। कौन सा जो है टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं, कौन सा बाद में पढ़ना चाहते हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो आप बताइएगा तो उसी को हम पहले लगा देंगे। हमारी प्रश्न बैंक के जो बाकी पार्ट है, सभी ठोस अवस्था हो गया, हमारा बिलियन हो गया। अब हम चलते हैं, बिलियन के बाद आई हमारे 3rd नंबर विद्युत रसायन आएगी, तो उसको भी हम लाइव करेंगे और रेगुलर आई है क्लास के अंदर, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बेस्ट तरीके से, क्योंकि बेस कमजोर नहीं हो पाएगा। थैंक यू।